नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में मैं अतुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी वादा किया था कि ये जो पाचन तंत्र का टॉपिक है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इसके प्रिंसिपल्स या इसके मेन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया था और इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी टॉपिक को फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है मनुष्य के शरीर में और शेषांत्र यानी इलियम में आकर के कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। कहां पर समाप्त होता है? शेषांत्र में। तो आपसे सवाल ये भी तो पूछे जा सकते हैं कि मवेशियों में भोजन का पाचन कहां पर समाप्त होता है? मवेशियों यानी फोर फुटेड एनिमल, चार पैर वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरियां, खरगोश एक्सेट्रा, इन लोगों में भोजन का पाचन सीकम में समाप्त होता है, सीकम में पूर्ण होता है और यहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता है। हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए सीकम से एक अंग जुड़ा होता है जिसे अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। और अपेंडिक्स जो होता है वो सेलुलोज में को डाइजेस्ट करने के लिए नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। और हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, अर्थात अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं होता। इसलिए अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है। तो अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझने चल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी मैं भोजन की बात करूंगा वहां पर आपको ये 6 चीजें समझना है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। और इन 6 चीजों में से ये 3 चीजों को हमें पचाना नहीं है, ये जैसे ही बॉडी में आए वैसे ही इनको एब्जॉर्ब करना है। पचाना केवल इन तीनों को है। अब समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये है मुख। एग्जैक्टली मुख इस तरीके से नहीं होता, केवल आपको समझाया जा रहा है। ये है मुख और मुख के ठीक ऊपर होता है नाक। आप देखिए, ये है मुख और मुख के ठीक ऊपर होता है नाक। मुख का जो छिद्र होता है, ये जो मुख जहां पर ओपन होता है, इसका भी छिद्र ऐसे अंदर की ओर आकर के एक अंग में जाकर के खुला रहता है, ओपन रहता है। और ठीक ऊपर जो नाक है, नाक का छिद्र भी ऐसे ऊपर से आकर के इसी अंग में ओपन हो जाता है। तो नाक का छिद्र, ये जो नाक के 2 छिद्र आप देख रहे हैं अपना, नाक का छिद्र भी अंदर से आकर यहाँ पर और मुख का छिद्र भी अंदर से आकर यहाँ पर ओपन होता है। जिस अंग में ओपन होता है उसे कहा जाता है फेरिंग्स या ग्रसनी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर है। अभी मैंने बताया था कि मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में लार होता है, लार में टाइलिन होता है एटसेट्रा। यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वो सारी चीजें आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रसनी होता है, इस ग्रसनी में नाक का छिद्र भी आकर के खुला है और मुख का भी छिद्र आकर के खुला है। अब जरा दिमाग लगाइए कि नाक से हम क्या ग्रहण करेंगे? वायु। और मुख से क्या ग्रहण करेंगे? भोजन। तो जब हम नाक से वायु ग्रहण करेंगे और मुख से भोजन ग्रहण करेंगे और दोनों का छिद्र यही फेरिंग्स में, ग्रसनी में आकर के खुला है, तो नाक से जब हम सांस लेंगे तो इस ग्रसनी में वायु भी आ जाएगा और जब हम मुख से भोजन ग्रहण करेंगे तो इस ग्रसनी में भोजन भी आ जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा अंग है जहां पर भोजन और वायु दोनों का संवहन होता है? तो आहार नाल का ग्रसनी, फेरिंग्स एक ऐसा अंग है जहां पर भोजन और वायु दोनों का संवहन होता है। दोस्तों, यहां पर तो आपको जब ये समझ में आ जाता है कि ग्रसनी में भोजन और वायु दोनों आ जाते हैं, तब यहीं पर जरा सोचिए कि क्या वायु को हमें कहां पर ले जाना है और भोजन को कहां पर ले जाना है।
तो आपका दिमाग स्वयं उत्तर देगा कि वायु को तो हमें फेफड़े में ले जाना था और भोजन को तो हमें आमाशय में ले जाना था। इसलिए जरूरी है कि इस ग्रसनी से अब दो नलियां निकलनी चाहिए। एक ऐसी नली जो कि ये ब्लैक कलर से बनाया गया है और एक दूसरी नली जो कि मैं इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये है दूसरी नली। जो पहली नली होती है उसे बोला जाता है वायु नली या विंड पाइप कहा जाता है, और जो दूसरी नली होती है उसे ग्रास नली, जो कि ऊपर लिखा है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, इसोफेगस कहा जाता है। यहां से वायु नली के द्वारा जो वायु होता है, एयर होता है, वो फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है, और ग्रास नली के द्वारा जो भोजन होता है वो आमाशय में इस तरीके से पहुंचा दिया जाता है। तो स्टमक में ग्रसनी से ग्रास नली की सहायता से भोजन आ गया आमाशय में, और वायु नली की सहायता से आ गया फेफड़े में। लेकिन जरा सोचिए कि अभी जो मैंने एक लाइन में आपको ये बता दिया कि इस ग्रसनी में दो छिद्र हैं, एक ग्रास नली का, दूसरा वायु नली का, और फिर मैंने कहा कि ग्रसनी से ग्रास नली की सहायता से भोजन आमाशय में आ जाता है और वायु नली की सहायता से फेफड़े में आ जाता है। तो जरा गौर करिए, क्या भोजन को पता है क्या कि ये ग्रास नली का छिद्र है तो मैं ग्रास नली की सहायता से आमाशय में चला जाऊं? ये भी तो हो सकता है कि भोजन वायु नली के छिद्र से फेफड़े में चला जाए, या ये भी तो हो सकता है कि भोजन मुख से आए और ये जो नाक का छिद्र है यहां से ऐसे बाहर निकल जाए। इसलिए हमें करना है दो कार्य। पहला कार्य ये करना है कि हमें भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकना है, और दूसरा कार्य करना है कि हमें भोजन को वायु नली के छिद्र में जाने से रोकना है। तो आपसे दो सवाल और पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी संरचना है जो भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकती है? तो ये जो नाक का छिद्र यहां पर आकर के ओपन हुआ है, यहां पर एक वी के आकार की संरचना होती है जिसे यवुला कहते हैं। इंग्लिश में भी इसे यवुला कहा जाता है, और इस यवुला का कार्य है कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकना। आप जानते हैं कि जब आप अपने मुख को खोल करके शीशे के सामने, दर्पण के सामने आ करिए तो नाक के छिद्र के ठीक सामने आपको ऐसे एक वी के आकार की संरचना लटकती दिखाई देती है, जिसे आप लोग टॉन्सिल भी कहते हैं। लेकिन सच में उसका नाम टॉन्सिल नहीं होता, सच में उसका नाम यवुला होता है। वो ठीक नाक के छिद्र के सामने यूं लटकता रहता है, और जब हम भोजन को निगलते हैं, भोजन को इंगल्फ करते हैं, तो भोजन जब आकर के उसको ऐसे टच करता है तो ये ऊपर जाकर के नाक के छिद्र को बंद कर देता है ताकि भोजन नाक से बाहर ना निकले। लेकिन जब हम भोजन को निगलते समय खांस देते हैं या बोल देते हैं तो चावल या पानी के एक दो पार्टिकल नाक से भी बाहर निकल आते हैं, क्योंकि यवुला उस समय नाक के छिद्र को बंद नहीं कर पाता है। अब जब यवुला ने भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोक दिया, तो अब हमें भोजन को वायु नली में जाने से रोकना है। तो वायु नली के मुख पर एक ऐसे जालनुमा संरचना होती है जिसका नाम होता है इपिग्लॉटिस। ये जो इपिग्लॉटिस होता है ये भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भोजन को नाक के छिद्र में जाने से कौन रोकता है, तो आपका उत्तर होगा यवुला। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भोजन को वायु नली में जाने से कौन रोकता है, तब आपका उत्तर होगा इपिग्लॉटिस। EPIGLOTTIS, इपिग्लॉटिस होता है। अब देखिए, भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में आ गया। अब इस आमाशय में, अभी मैंने कहा था कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने वाले दो एंजाइम, एक का नाम था पेप्सिन और दूसरे का नाम था रेनिन। बाकी सारी चीजें, पेप्सिन ने नॉर्मल प्रोटीन को पचाया और रेनिन ने केसिन प्रोटीन को पचाया। इस तरीके से भोजन का, प्रोटीन का पाचन आमाशय में हो गया। अब ये जो आमाशय होता है वो ऐसे अंदर की ओर ऐसे सी के आकार की संरचना में खुला रहता है, जिसे कहा जाता है छोटी आंत का पहला भाग
ग्रहणी, जहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ये जो ग्रहणी होता है ऐसे सी के आकार का होता है और इसी के बगल में एक अंग होता है जिसका नाम है अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है। ये एक सहायक पाचक अंग होता है। पैंक्रियाज खुद भोजन को नहीं पचाता, जबकि भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब जब आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ तो अभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन भी बचा खुचा है। पूरी तरीके से प्रोटीन का पाचन आमाशय में नहीं हुआ था। आमाशय ने कहा कि मैं सभी भोजन को ग्रहणी के पास भेज रहा हूं, क्योंकि ग्रहणी ने कहा था कि मैं अग्नाशय की सहायता से मैं सबको पचा दूंगा। तो आमाशय से जब कार्बोहाइड्रेट भेजा गया इस ग्रहणी में, तो अग्नाशय ने एक एंजाइम का निर्माण कर दिया जिसका नाम था एमाइलेज एंजाइम, और इस एमाइलेज एंजाइम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। फिर इस आमाशय से प्रोटीन को भेज दिया गया। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में हुआ था। बचा हुआ प्रोटीन, बचे हुए प्रोटीन को आमाशय ने जब ग्रहणी में भेजा तो इस अग्नाशय ने ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण कर दिया और उस ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। फिर आमाशय ने फैट को भेज दिया, वसा को भेज दिया, तो फिर अग्नाशय ने फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम का निर्माण कर दिया। लेकिन जैसे ही अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम ग्रहणी के पास आता है, वैसे ही फैट को डाइजेस्ट करने से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं फैट को नहीं पचा सकता। उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं पचा सकते, आपका तो निर्माण इसीलिए किया गया है कि आप फैट को डाइजेस्ट करें। तो लाइपेज ने कहा कि हाँ, मैं फैट को पचा सकता हूं, लेकिन तभी पचा सकता हूं जब वसा जल में घुलनशील हो। और हम जानते हैं कि वसा जल में घुलनशील नहीं होता है, वसा जल में अघुलनशील होता है। तो प्रश्न ये है कि अब वसा को जल में घुलनशील कैसे बनाया जाए। तो हमारे आमाशय के बगल में एक अंग होता है जिसका नाम है लीवर। लीवर जो है एक रस का निर्माण करता है जिसका नाम है पित्त रस, जिसे इंग्लिश में बाइल जूस कहा जाता है। ये जो बाइल जूस होता है ये लीवर के द्वारा बनता है। सवाल पूछा जाता है आपसे कि पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण कहां पर होता है, किस अंग के द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। पित्त रस पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा होता है। यह है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर यहाँ पर पहुँचता है ग्रहणी में, और ग्रहणी में जाकर वसा को जल में घुलनशील बना देता है। तो यहाँ पर आपसे दो सवाल। पहला सवाल कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। दूसरा सवाल, पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त रस का प्रमुख कार्य जल में अघुलनशील वसा को घुलनशील वसा में परिवर्तित करना, और हमारे बॉडी की वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इनसॉल्युबल फैट को सॉल्युबल फैट में कन्वर्ट करती हैं, या जल में अघुलनशील वसा को घुलनशील वसा में परिवर्तित करती हैं, उसे बोला जाता है वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सवाल पूछा जाता है कि वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? वसा का पायसीकरण पित्त रस के द्वारा होता है। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, और इस तरीके से इस ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का पाचन हो जाता है। अब ये ग्रहणी ऐसे अंदर की ओर कई संरचनाओं में मुड़ी होती है जिसे बोला जाता है मध्यांत्र और शेषांत्र। यहाँ पर भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, फिर अपचित भोज्य पदार्थों को बड़ी आंत के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है भोजन का संपूर्ण पाचन। अगर आपने इस फिगर को समझ लिया है तो मैक्सिमम सवालों को इस फिगर के माध्यम से ही आप सॉल्व कर लेंगे। पहला सवाल, जैसे कि हमने पूछा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। क्यों? क्योंकि मुख में लार होता है। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसमें करता है? शुगर में करता है, इसलिए रोटी मीठी लगती है। ऐसा कौन सा संरचना है जो भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है? यवला भोजन को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है। ऐसी कौन सी संरचना है जो भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है? एपिग्लॉटिस।
प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? सर्वाधिक पाचन आमाशय में। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? ग्रहणी में। लीवर के द्वारा किस रस का निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण। पित्त रस का कार्य क्या होता है? जल में अघुलनशील वसा को घुलनशील बनाना। भोजन का पाचन कहां पर समाप्त हो जाता है या कहां पर पूर्ण हो जाता है? शेषांत्र में पूर्ण हो जाता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी शेषांत्र में होता है। और बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत का कार्य है भोजन, अपचित भोज्य पदार्थों को, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को शरीर से रिमूव करना, एलिमिनेट करना, उत्सर्जन करना। इस तरीके से ये होता है पाचन तंत्र। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी कैसा लगा? क्या आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ कि नहीं? आप जरूर बताइएगा। और कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप इस व्हाट्सएप नंबर है 8299310097, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए और डिटेल पता करिए कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है उसका। जितने भी डेमो क्लासेस हैं या जितने भी आपके लोअर पीसीएस के अकॉर्डिंग ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों के संपूर्ण वीडियोस आपको इस व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको प्राप्त होगा या एडमिशन प्रोसीजर हमारा क्या होगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।